गुड डे मेसी। राइट मिल्स हूं, एक अमेरिकी समाजशास्त्री जिसने कभी भी अकादमिक सिद्धांत को सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं किया। मैं पूंजीवादी सत्ता संरचनाओं और अकादमिक समाजशास्त्र की आत्मसंतुष्टता का तीव्र आलोचक था। मेरा मानना था कि समाजशास्त्र का उद्देश्य समर्पण नहीं बल्कि टकराव होना चाहिए, विशेष रूप से आधुनिक औद्योगिक समाजों में शक्ति के केंद्रीकरण के खिलाफ। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस चिंतन में मैं आपको अपने विचारों, विश्वासों और संघर्षों की यात्रा पर ले चलूंगा, उन पहलुओं की ओर जिन्होंने मेरे जीवन, मेरे कार्यों और मेरी स्थायी विरासत को आकार दिया। मैं 28 अगस्त 1916 को टेक्सास के वेको शहर में चार्ल्स और फ्रांसिस मिल्स के घर जन्मा था। हम अमीर नहीं थे, लेकिन मैं कभी भी भीड़ के पीछे चलने वाला नहीं था। डलास और बाद में सैन एंटोनियो में बड़े होते हुए मैंने जल्दी ही यह समझ लिया कि बाहर वाला होना क्या होता है। वह एहसास कभी गया नहीं, बल्कि उसने मेरी दृष्टि को और पैना कर दिया, ताकि मैं वो देख सकूं जो औरों की नजरों से छूट जाता है। मैंने टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन से समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में बीए और एमए की डिग्रियां हासिल की, लेकिन मैं सिर्फ दूसरों की बातें पढ़कर संतुष्ट नहीं था। मैं उन्हें तोड़ना चाहता था, उनसे टकराना चाहता था। मुझे दिखावा नापसंद था, स्पष्टता पसंद थी, और मेरा कभी विश्वास नहीं था कि विद्वत्ता को जटिल शब्दावली के पीछे छुप जाना चाहिए। विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में मैंने 1942 में समाजशास्त्र में पीएचडी पूरी की। वहां के प्रोफेसर चाहते थे कि मैं विधिपूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से काम करूं, लेकिन मेरा जवाब था नहीं, धन्यवाद। मेरे भीतर एक आग थी और मैं दूसरों के करियर के लिए फुटनोट्स नहीं लिखने वाला था। मैं सत्ता से सच बोलने वाला था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। मेरी निजी जिंदगी जटिल। मैंने 3 बार विवाह किया, हर बार स्थायित्व की उम्मीद में, और हर बार बेचैनी ही पाई। मेरा पहला विवाह 1937 में डोरोथी हेलन स्मिथ से हुआ था। हमारी एक बेटी हुई, पैमेला। इसके बाद मैंने रूथ हार्पर से विवाह किया और फिर यूक्रेन की एक कलाकार यारोस्लावा सुरमच से। यारोस्लावा से मुझे एक बेटा हुआ, निकोलस चार्ल्स राइट मिल्स। लेकिन मेरे सर्वश्रेष्ठ कार्यों को पारिवारिक शांति ने नहीं, बल्कि एकांत ने जन्म दिया। 1940 के दशक में मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़ाव किया, लेकिन कभी भी शिक्षा व्यवस्था की सीमाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैं न्यू सिटी, न्यूयॉर्क में एक केबिन में रहता था, मोटरसाइकिल चलाता था और रात देर तक काम करता था। मेरी रेमिंगटन टाइपराइटर पाखंड के खिलाफ मशीन गन जैसी आवाज में गूंजती थी। मैं कुर्सी पर बैठकर सोचने वाला सिद्धांतवादी नहीं था, मैं एक सक्रिय जनबुद्धिजीवी था। मैंने पदोन्नति या स्थायी नौकरी के लिए नहीं लिखा, मैंने लिखा लोगों को झकझोरने के लिए। व्हाइट कॉलर 1951 में मैंने मध्यवर्गीय जीवन की आध्यात्मिक रिक्तता को उजागर किया। द पावर एलीट 1936 ने दिखाया कि कैसे कॉरपोरेट, सैन्य और राजनीतिक नेता मिलकर एक ऐसा सत्ता त्रिकोण बनाते हैं जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। लेकिन द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1559 वह कृति थी जिसमें मेरी मूल आस्था को स्वर मिला। हमें व्यक्तिगत समस्याओं को सार्वजनिक मुद्दों से जोड़ना सीखना होगा। मैंने तब तक लिखा जब तक मेरा दिल थम नहीं गया। वास्तविक अर्थों में वर्षों की कठोर मेहनत, खराब सेहत और भावनात्मक तनाव ने आखिरकार अपना असर दिखाया। 20 मार्च 1962 को वेस्ट नायक, न्यूयॉर्क में मुझे दिल का दौरा पड़ा और मेरी मृत्यु हो गई। मेरी उम्र मात्र 45 वर्ष थी। मुझे प्रसिद्धि के साथ नहीं, लेकिन एक पूर्ण हृदय के साथ दफनाया गया। मुझे ओक हिल कब्रिस्तान, नायक, न्यूयॉर्क में दफनाया गया। न कोई राष्ट्रपति का शोक संदेश, न कोई स्मारक, बस वे विचार जो दफन नहीं हो सके। मैंने लोगों को एक औजार दिया, समाजशास्त्रीय कल्पना, ताकि वे समझ सकें कि उनका जीवन कैसे इतिहास और सत्ता द्वारा आकार लिया जाता है। मैंने तेज लिखा, कठोर जिया और कभी दूसरी ओर नजर नहीं घुमाई। अगर आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो मुझे उद्धृत मत कीजिए, मुझे उपयोग कीजिए। कठिन सवाल पूछिए, सत्ता पर सवाल उठाइए, समाजशास्त्र को फिर से खतरनाक बनाइए।
मैंने कभी नहीं माना कि समाजशास्त्र को विश्वविद्यालय के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाना चाहिए। मेरे लिए यह एक औजार था, और वो भी तेज धार वाला, दुनिया को समझने और बदलने का। मेरे सिद्धांत उन आम लोगों के संघर्षों से जन्मे जो असाधारण दबावों के नीचे जी रहे थे। मैंने पूछा, आखिर इतने लोग खुद को असहाय क्यों महसूस करते हैं? हमारे समाज में असली फैसले कौन करता है? और हमारी सोच को वे कौन सी अदृश्य ताकतें आकार देती हैं? इन्हीं सवालों से मेरे विचार जन्मे। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पावर एलीट, द चीयरफुल रोबोट, और भी बहुत कुछ। ये कोई अकादमिक खेल नहीं थे, बल्कि शोर के पार देखने और लोगों को उनकी आवाज लौटाने का मेरा तरीका था। आइए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। सिद्धांत 1, समाजशास्त्रीय कल्पना, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अपने जीवन को बड़ी तस्वीर से जोड़ना। अधिकतर लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। वे नौकरी खो देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं या रिश्तों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि गलती उनकी अपनी है। लेकिन मैंने कहा, रुको, क्या हो अगर तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याएं दरअसल बड़ी सामाजिक ताकतों की देन हो, जैसे कि अर्थव्यवस्था, युद्ध या राजनीति। मैंने इस समझ को समाजशास्त्रीय कल्पना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा। इसका मतलब है अपने निजी जीवन और समाज में जो कुछ चल रहा है उनके बीच संबंध देखना। तुम्हारी नौकरी चली गई, शायद इसीलिए कि कंपनी विदेश चली गई या अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तुम्हें बेचैनी हो रही है। शायद यह सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, तनावपूर्ण कार्य संस्कृति और लगातार चल रहे मीडिया दबाव का असर है। समाज शास्त्रीय कल्पना तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हारी कहानी एक बड़ी सामाजिक कहानी का हिस्सा है। एक बार जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम साफ सोच सकते हो, बेहतर सवाल पूछ सकते हो और बदलाव के लिए कदम उठा सकते हो। सिद्धांत 2, शक्तिशाली अभिजात वर्ग, द पावर एलीट। वास्तव में देश को चलाता कौन है? लोग सोचते हैं कि अमेरिका एक लोकतंत्र है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े फैसले जो आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा और आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं, उन्हें एक छोटे से समूह द्वारा लिया जाता है, जिसे मैंने पावर एलीट कहा। यह अभिजात वर्ग सैन्य, बड़ी कंपनियों और राजनीति के शीर्ष लोगों से मिलकर बना है। वे इन भूमिकाओं के बीच आते जाते रहते हैं, एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं और आम लोगों की तुलना में एक दूसरे से कहीं ज्यादा समानताएं रखते हैं। वे निजी इलाकों में रहते हैं, अपने बच्चों को विशेष स्कूलों में भेजते हैं और बंद दरवाजों के पीछे फैसले लेते हैं। आप वोट करते हैं, लेकिन असली सत्ता उनके हाथ में होती है। मैं चाहता था कि लोग यह देखें, निराश होने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि असली नियम कौन बनाता है। सिद्धांत 3, श्वेतपोश विमुखता, व्हाइट कॉलर एलियनेशन। गरीब नहीं थे, लेकिन आजाद भी नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा था। लोग दफ्तरों में काम करते थे, सूट पहनते थे और वेतन पाते थे। उनके पास घर थे, गाड़ियां थीं और टीवी भी। लेकिन मैंने उसमें एक चीज की कमी देखी, आजादी और अर्थ। अपनी किताब व्हाइट कॉलर में मैंने लिखा कि दफ्तरों में काम करने वाले लोग आत्मिक रूप से खोए हुए थे। वे अपने हाथों से कुछ नहीं बनाते थे। वे आदेशों का पालन करते थे, फॉर्म भरते थे और क्यूबिकल में बैठते थे। उन्हें न गर्व महसूस होता था, न ताकत। वे खुद को छोटा, ऊबा हुआ और बदले जाने लायक महसूस करते थे। ये नौकरियां देखने में सुरक्षित लगती थीं, लेकिन असल में वे खाली थीं। मैं चाहता था कि लोग ये सवाल पूछें, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ मुस्कुराते हुए जिंदगी काट रहे हैं? सिद्धांत 4, प्रसन्न रोबोट, द चीयरफुल रोबोट। आज्ञाकारी, विनम्र और अनजान। आधुनिक दुनिया लोगों को यही सिखाती है कि वे भीड़ में घुल मिल जाए, नियमों का पालन करें और सवाल न करें। मैंने ऐसे लोगों को प्रसन्न रोबोट कहा। वे मुस्कुराते हैं, वे काम करते हैं, वे टीवी देखते हैं, लेकिन वे गहराई से सोचते नहीं और यह नहीं पूछते कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। ऐसा समाज खतरनाक होता है। अगर हर कोई बिना सोचे आज्ञा मानता है तो हम लोकतंत्र खो देते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सवाल करें, जो पूछें क्यों।
कंपोनेंट प्लेसमेंट जो विरोध करें और जो किसी बेहतर दुनिया की कल्पना कर सकें। सिद्धांत 5, सांस्कृतिक तंत्र, द कल्चरल एपरेटस। आप जो मानते हैं उसे कौन नियंत्रित करता है? आपके विचार हमेशा आपके अपने नहीं होते। जो कुछ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं वह एक ऐसे तंत्र द्वारा आकार लिया होता है जिसे मैंने सांस्कृतिक तंत्र कहा है, जैसे मीडिया, स्कूल, फिल्में, किताबें, यहां तक कि धर्म भी। ये प्रणालियां वो आपको सिखाती हैं कि क्या सामान्य है और क्या नहीं। ये आपको बताते हैं कि क्या मूल्यवान है, किससे डरना चाहिए और किस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये संदेश अक्सर अमीर और शक्तिशाली लोगों के हित में होते हैं। इसलिए अगर हम स्वतंत्र सोच वाले बनना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि संस्कृति को कौन नियंत्रित करता है, और यह सुनिश्चित करना होगा कि नई आवाजें, खासकर नीचे से उठने वाली, सुनी जाए। सिद्धांत 6, सार्वजनिक बुद्धिजीवी की भूमिका, द रोल ऑफ द पब्लिक इंटेलेक्चुअल। एक विचारक को योद्धा होना चाहिए। मैंने लेखन इसलिए नहीं किया कि प्रोफेसर मुझसे प्रभावित हों। मैंने लिखा ताकि लोग जागें। मैं मानता था कि बुद्धिजीवियों जो सोचते और लिखते हैं कि एक जिम्मेदारी होती है, उन्हें सच्चाई को स्पष्ट और साहसपूर्वक आम जनता के सामने लाना चाहिए। एक सच्चे विचारक को सत्ता को चुनौती देनी चाहिए, झूठ को उजागर करना चाहिए और उन लोगों की आवाज बननी चाहिए जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। मैं कभी भी सुरक्षित या आरामदायक नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि समाजशास्त्र को सच्चाई का हथियार बनाया जाए। इसलिए मैंने कहा था, मुझे उद्धृत मत करो, मेरा उपयोग करो। मैं ज्यादा नहीं जी सका। मेरा निधन 45 की उम्र में हो गया। लेकिन मैंने तेज जिया, गहराई से सोचा और कभी आंखें नहीं मूंदी। मेरा काम सिर्फ किताबों की अलमारियों के लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो खोए हुए हैं, क्रोधित हैं, उलझे हुए हैं या चुप कर दिए गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए लिखा। मेरे औजार उठाओ, उनका उपयोग करो, दुनिया बदलो। मैंने किताबें अलमारियों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिखी। मैंने उन्हें झकझोरने, समझाने और ताकतवरों को चुनौती देने के लिए लिखा। मेरी हर किताब मेरे भीतर की आग से निकली, इस दुनिया से गहरे असंतोष और इसके बेहतर होने की आशा से। चाहे मैं मध्यम वर्ग के शांत निराशा पर लिख रहा हूं, या सत्ता के छिपे हुए प्रभावों पर, या परमाणु युद्ध के खतरे पर, मेरा लक्ष्य एक ही था, लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपे सच को दिखाना। ये सिर्फ अकादमिक कृतियां नहीं थीं, ये उस समाज में साफ सोच के हथियार थे जो भ्रम और भटकाव से ढका हुआ था। 1. द न्यू मैन ऑफ पावर, अमेरिकाज लेबर लीडर्स, 1948। पहली बड़ी किताब थी। मैंने अमेरिका के मजदूर नेताओं को देखा और पूछा, क्या वे क्रांतिकारी हैं या बस सुरक्षित खेल रहे हैं? मैंने तर्क दिया कि ज्यादातर नेता प्रबंधन और राजनीति के साथ बहुत आरामदायक हो चुके हैं। वे अब असली बदलाव के लिए नहीं लड़ रहे। वे अब व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे, वे बस उसे चला रहे हैं। 2. व्हाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, 1551। इस किताब में मैंने दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश की। वे जो पारंपरिक मजदूर वर्ग में नहीं आते थे। वे गरीब नहीं थे लेकिन आजाद भी नहीं। वे धीरे धीरे एक जन समाज का हिस्सा बनते जा रहे थे, जहां पहचान, शक्ति या सम्मान की जगह बस वेतन और दिनचर्या थी। यह अमेरिकी सपने के अलगाव के बारे में मेरी चेतावनी थी। 3. द पावर एलीट, 1556। इस किताब में पर्दा हटाया गया। मैंने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा समूह शीर्ष सैन्य अधिकारी, बड़े कॉरपोरेट सीईओ और राजनीतिक नेता अमेरिका को पर्दे के पीछे से चलाते हैं। ये लोग एक दूसरे के हलकों में घूमते रहते हैं, बड़े फैसले बिना जन सहमति के लेते हैं और देश की दिशा तय करते हैं, जबकि आम लोग बस देखते रहते हैं। ये कोई साजिश नहीं थी, ये सत्ता के संचालन का तरीका था। 4. द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, 1958। मैं परमाणु युद्ध से डरा हुआ था। इस छोटी सी किताब में मैंने शीत युद्ध की राजनीति और सैन्य विशेषज्ञों पर आंख मूंद कर भरोसे की आलोचना की। मैंने कहा कि आम नागरिकों को फिर से राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, वरना विनाश तय है। मेरे लिए शांति का मतलब सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं था,
बल्कि साहस, सत्य और सार्वजनिक जिम्मेदारी की उपस्थिति थी। 5. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1559। यह मेरी घोषणा पत्र थी। मैंने सुस्त शिक्षाविदों और असंबद्ध नागरिकों को चुनौती दी। मैंने कहा कि असली समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों को सार्वजनिक मुद्दों से जोड़ता है। अगर आपकी नौकरी बेकार लगती है या आपका समुदाय पीड़ित है, तो यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की बात है। और अगर आप इसे समझ लें तो आप कुछ कर सकते हैं। यही मैंने समाजशास्त्रीय कल्पना कहा। 6. लिसन यंकी द रेवोल्यूशन इन क्यूबा 1960। मैं क्रांति के बाद क्यूबा गया और यह किताब लिखी, अमेरिकियों से सीधे बात करते हुए क्यूबाई लोगों की आवाज बनकर। मैं चाहता था कि वे समझें कि क्रांतियां क्यों होती हैं, उनका क्या मतलब होता है और क्यों अमेरिका की विदेश नीति को बदलने की जरूरत है। यह किताब विवादित रही, लेकिन मैं कभी विवाद से नहीं डरता था, मैं खामोशी से डरता था। 7. पावर, पॉलिटिक्स और पीपल सी राइट मिल्स के संकलित निबंध 1917 मरणोपरांत। मेरी मृत्यु के बाद यह लेख संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें राजनीति, संस्कृति और बुद्धिजीवियों की भूमिका पर मेरे विचार शामिल हैं। यह मेरे नजरिए की एक ईमानदार वास्तविक झलक है, जैसे मैं दुनिया को देखता था और जैसे मैं चाहता था कि बाकी लोग भी देखें। मैंने आराम के लिए नहीं लिखा, मैंने स्पष्टता के लिए लिखा। मैं चाहता था कि लोग समझें कि उनकी निजी समस्याएं सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ी हैं, सत्ता पर्दे के पीछे कैसे काम करती है, और कि सवाल उठाना सिर्फ अधिकार नहीं है, एक जिम्मेदारी है। अगर ये विचार आपको झकझोरते हैं तो इन्हें यहीं मत रोकिए, इन्हें साझा कीजिए, इनके जरिए सवाल कीजिए और अपने आसपास की दुनिया को चुनौती दीजिए। और अगर आप इस सोच की यात्रा को जिंदा रखना चाहते हैं तो सोशियो एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम समाजशास्त्र की क्रांतिकारी सोच में उतरें, आप सबसे पहले जानें। आइए सामाजिक विज्ञान को फिर से साहसी बनाएं, साथ मिलकर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।